कल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है सब जनरल की बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले चैप्टर का ये शुएब खान हैंड रेज कर रहे हैं। मेरी आवाज़ क्यों कट रही है? माइक पे सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? जी सर, कट रही है आवाज। कट रही है तो आपकी लगता है ये अंदर स्पीच से आपको ये मसला आपको भी ये मसला है। फिर व्हाट्सएप दोबारा कर लेते हैं। वैसे भी ये सैनिटाइज कर करके चाहे माइक ही बंद हो। हाँ जी भाई, आप जरा चेक करें प्लीज, आप चेक करें। हाँ जी, कोई ये आ रही है सर, आ रही अब है सर। अब सही है। चलो प्लीज। ठीक ठीक हो गया जी। बाकियों का सबका भी यही मसला है। चलो गुड हो गया जी। हैंड डाउन कर दें जिनका आवाज का मसला था, क्योंकि आवाज ठीक हो गई। ओके, अच्छा जी। तो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट दिया सब डिवीजन ऑफ जर्नल का, जिसके अंदर डिफरेंट बुक्स हैं जिनको कि हमने जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। वो बुक्स डेफिनेटली हम बनाएंगे, पढ़ेंगे। तो लेकिन चैप्टर नंबर 4 के का पहले हम लोग एक उसका थरो ओवरव्यू करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए जिन जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया हुआ है। तो निकालें जी ज़रा चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ना शुरू किया हुआ। हाँ जी, हमने इससे पहले तक कल रीड आउट कर लिया था। अब आप ये देखें, ये अब वो काम है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करवा चुका हूँ। यहाँ तो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, लेकिन मैं प्रैक्टिकली ये सारा कुछ करवा चुका हूँ। आप अभी देखिएगा, आप कहिएगा कि हाँ यार ये तो हमने सारा कर लिया हुआ है। इसका हेडिंग है बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स। क्या ख्याल है, हम सारा कुछ कर चुके हैं? डेबिट एंड क्रेडिट एंड टी अकाउंट। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द अकाउंट्स इन द मेन लेजर, नॉमिनल लेजर एंड जनरल लेजर। Every transaction is recorded twice, as a debit entry in one account and as a credit entry in another account. ये कोई नई बात तो नहीं बता रहा, अब तो बच्चों वाली बात लग रही है। जाहिर है जब वो थ्योरी में आ रहा है तो उसने आपको सिखाना ही अंग्रेजी पढ़ा गया, तो फिर उसको ऐसे ही बताएगा। लेकिन हम पहले प्रैक्टिकली एंट्रीज कर चुके हैं, जर्नल बना चुके हैं, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज कर चुके हैं, और फिर उसकी पोस्टिंग भी कर चुके हैं। तो वो ये बता रहा है कि हर ट्रांजेक्शन के जो है वो ट्वाइस उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक दफा एक लेजर में डेबिट एंट्री और एक लेजर में क्रेडिट एंट्री। टोटल डेबिट एंट्रीज एंड टोटल क्रेडिट एंट्रीज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना टोटल डेबिट एंट्रीज, प्लीज इसको लिख लें, टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज। एंट्रीज तो जाहिर है, टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज, मैं मॉनेटरी टर्म में बात करूंगा तो ऐसे ही बोलेंगे। अगर मैंने उनकी बात करनी है कि जितनी डेबिट एंट्रीज होंगी उतनी ही क्रेडिट होंगी, तो ऐसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। इफ इट देयरफॉर हेल्प्स टू शो अकाउंट्स in the shape of T with a left hand side and a right hand side। अब ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ ना, टी अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। नॉट सरप्राइजिंगली दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज टी अकाउंट। ठीक है, कहता है जिसे टी अकाउंट भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। बाय कन्वेंशन डेबिट एंट्रीज आर मेड ऑन द लेफ्ट साइड। बाय कन्वेंशन लिखा हुआ है, तो भाई इधर क्यों लिखते हैं? मैंने बताया था इंग्लिश इधर से उधर क्यों लिखते हैं, उर्दू इधर से इधर क्यों लिखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पर ही डेबिट एंट्रीज क्यों लिख लें, इसलिए कि ये बाय कन्वेंशन है। एंड क्रेडिट एंट्रीज एट द राइट साइड। आगे चलें ताकि हम एक दफा चीज क्लियर करें। ये देखें, ये उसने लेजर का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, हम तो भाई काफी सारे लेजर बना चुके हैं ना 2 सवालों के अंदर, उन्हें बैलेंस भी कर चुके हैं। तो कहता है जी ये फॉर्मेट होगा, ऊपर अकाउंट का नाम लिखेंगे, सेल्स अकाउंट वट एवर जो भी होगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट ट्रांजेक्शन एंटर्ड ऑन दिस साइड। पता चल गया भाई, डेबिट साइड पर ये एंट्री, क्रेडिट एंट्री इधर एंटर करेंगे।
एंटर रेफरेंस टू द अकाउंट्स वेयर द मैचिंग क्रेडिट एंट्री इज मेड, कि यहाँ पर एक और काम क्या करेंगे, रेफरेंस भी देंगे। रेफरेंस से मुराद क्या है, पर्टिकुलर देंगे कि भाई ये किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, और इस साइड पर रेफरेंस देंगे कि ये किसके अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो वो बेसिकली कॉलम की जो शक्ल है वो उसने इस तरह करके लिख दी कि जी हम इधर अमाउंट भी लिखेंगे, ये नंबर 1 डेबिट ट्रांजैक्शन, और फिर ये रेफरेंस यहाँ पर्टिकुलर में हम लोग लिखते होते हैं, तो ये उसने लिखा हुआ है। बाय कन्वेंशन द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट आर शॉर्टन टू DR एंड CR। भाई ये भी बहुत पहले की बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखें मैंने कहा था ना, जब मैं किताब पे आऊंगा तो मैं 4 चैप्टर आपको क्लियर कर चुका हूँ। अकाउंट्स माइट आल्सो बी प्रेजेंटेड इन कॉलमर फॉर्म्स। इन दिस प्रेजेंटेशन इज यूज्ड केयर मस्ट बी taken over the meaning of debit and credit in the context of account. For example, a debit in the credit account would be shown as deduction। ठीक है, कहते हैं अगर कोई चीज इधर डेबिट करते हैं 50,000, तो इधर कोई चीज क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट जो है इस डेबिट में से एक डिडक्शन तस्वुर की जाएगी। However, it can be useful when you want to show a single account or use single account as working. You will see examples of this presentation in later, ठीक है, but for now we only use T account। कहता है जी हम सिर्फ T account बनाएंगे, लेकिन आगे जाके हम लेजर भी बनाएंगे, वो ये बात कर रहा है। आगे चलें, ये फिर उसने वही बात लिखी हुई है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब उसने T अकाउंट के अंदर रूल्स लिख दिए। मैं आपको रूल्स पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ 2 हफ्ते पहले तकरीबन। रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री क्या है, एन इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, एन इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, a decrease in asset is credited, a decrease या reduction in expense is credited। इसी तरह ये देखें, a reduction in liability in a liability is debited, reduction in income is debited, a reduction in capital is debited। ठीक है, इन तीनों सूरतों में क्या करेंगे, ये देखें, increase in liability is credited, ठीक है, increase in income is credited, ऐसे ही है। और ये एन इंक्रीज इन कैपिटल इज आल्सो क्रेडिटेड, जबकि इसके उलट चले जाएं, लायबिलिटी डिक्रीज होंगी, रिड्यूस होंगी तो डेबिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये रूल्स हैं जो मैंने तो साफ साफ लिखे हुए हैं, उसने इसके अंदर T अकाउंट में लिख दिए। आगे चलें, अब आप जी उसको आपको सिखाना शुरू करने लगा है, चूंकि मैं सिखा चुका हूँ, वो आपको बताना चाह रहा है कि जी रूल कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, वो जो मैंने कहा था जी, आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व, ये देखें, नंबर 1 आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हुआ है और ट्रेड पेबल इन्वॉल्व हुआ है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये पहला स्टेप क्या था कि जी अकाउंट जो इन्वॉल्व है उनको आप आइडेंटिफाई करें। फिर क्या था कि उनकी नेचर डिटरमिन करें कि ये एक्सपेंस है और ये लायबिलिटी है। फिर क्या, इंक्रीज डिक्रीज डिटरमिन करें, ये दोनों इंक्रीज हो रही हैं, एंड देन अप्लाई द रूल, इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और जब मैं इसे अब फर्क क्या है, उसने उसे चाहिए था कि ये प्रॉपर आपको पहले जर्नल बनवाता है, जैसे मैंने जर्नल बनवाया, ये देखें, ये जैसे ये जर्नल लिखा हुआ है, और फिर T अकाउंट की बात करता। उसने पहले T अकाउंट लिख के बाद में जनरल बनाया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग प्रोसेस में भी पहले जनरल बनता है और फिर उससे फिर T अकाउंट बनता है। तो ये नीचे उसने जनरल एंट्री लिख दी, एक ही एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, क्योंकि उधार है ना, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में ये डेबिट हो गया, किसकी वजह से, पेएबल की वजह से, और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी। ये वही लेजर हैं जो हमने कल आपने बनाए, परसों मैंने बनाए, हमने 2-3 सवालों के इधर लेजर बनाए। तो हम तो उस लेवल का काम कर चुके हैं, इसकी बैलेंसिंग भी कर चुके हैं, ट्रायल बना चुके हैं, छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं। लेकिन ये एज ए बिगिनर आपको चैप्टर नंबर 4 में वो सिखाना शुरू करता है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, जो कि हम बहुत पहले सीख चुके हैं। आगे चलें, डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड द कैश अकाउंट। कहता है एन एंट्री वुड यूजुअली कीप सेपरेट अकाउंट्स टू रिकॉर्ड कैश, वन इज कैश इन हैंड एंड अदर फॉर कैश एट बैंक। कहते हैं जी आमतौर पर कैश का रिकॉर्ड अलहदा रखा जाता है, और वो 2 तरह का होता है, एक होता है कैश इन हैंड जो कैश मेरे पास है, और एक होता है कैश एट बैंक जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। It might help to learn the rules of double entry by remembering that transaction involving the receipt or payment of cash into the cash at bank account or cash in hand account are recorded as follows। ठीक है, कहता है जी कि कैश की एंट्रीज इस तरह से रिकॉर्ड होंगी। द कैश एट बैंक अकाउंट इज एन एसेट, मनी इन द बैंक इज एन एसेट।
ठीक है, जैसे बैंक में पैसे होते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, इस जैसे कैश हमारा एसेट होता है, तो इसलिए जब भी कैश आएगा या बैंक में पैसे आएंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिसीट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री, इसलिए वो कहता है इसको डेबिट एंट्री रिकॉर्ड करना है इन द कैश बुक, बिकॉज रिसीट्स एड टू द कैश एंड एसेट इंक्रीज होता है उससे। पेमेंट ऑफ कैश रिड्यूसेस कैश, पेमेंट करने से कैश कम होगा, सो दीज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री, इनको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यदि पैसे कम हो जाएंगे तो बैंक बैलेंस हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलो, ये देखें इलस्ट्रेशन उसने दी हुई है कि कैश एट बैंक में कब कब, ये अगर कैश का अकाउंट बनाएंगे ना हम, सॉरी बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो वो डेबिट कब कब होगा। कहता है जी ट्रांजैक्शन डेट प्रोवाइड एन इंक्रीज इन कैश, जो बैंक के अंदर पड़े हुए कैश के अंदर इंक्रीज करेंगी, वो क्या हो सकती हैं। कहता है सेल्स अकाउंट फॉर कैश, कैश बेचने से पैसे, सेल करने से पैसे आ सकते हैं। टोटल रिसीवेबल से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, कैपिटल से पैसे आ सकते हैं, यानी जब सेल से कैश आएगा तो बैंक बढ़ेगा, जब रिसीवेबल से कैश आएगा तो बैंक बढ़ेगा, जब कैपिटल से पैसा कैश आएगा तो बैंक बढ़ेगा। और इसी तरह कहता है जब कोई एक्सपेंस होगा तो कैश कम होगा, जब पेएबल्स को पे करेंगे तो कैश कम होगा। ठीक है, जब हम कोई नया एसेट खरीदेंगे तो कैश कम होगा, जब हम अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालेंगे तो भी कैश कम होगा। तो अल्टीमेटली जब जब बैंक पैसे बढ़ेंगे उसे डेबिट करेंगे, उसकी वजूहत ये लिखी हुई हैं। जब जब भी पैसे कम होंगे उसके लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसकी वजूहत ये लिखी हुई है। नेक्स्ट, अब आ गया ये बास वाला क्वेश्चन, ये हम लोग पहले ही इसको खा पी गए हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ये अब उसने अब्बास की तमाम ट्रांजैक्शन को इकट्ठा जर्नल बनाने की बजाय वो हर एक की एंट्री लिखता है और फिर हर एक का लेजर के अंदर पोस्टिंग का प्रोसेस बताता है। ये देखिए बैंक डेबिट हुआ, ये बैंक के लेजर में डेबिट हो गया, किस वजह से, कैपिटल की वजह से। फिर कैपिटल क्रेडिट हुआ, ये कैपिटल का लेजर है, ये क्रेडिट हो गया, किस वजह से, बैंक की। यार ये वही काम है ना जो हमने उन सवालों में किया है। द एंट्री इन ईच अकाउंट शोज द अकाउंट वेयर द मैचिंग डेबिट और क्रेडिट एंट्री अपीयर्स। कहता है जी इसके अंदर हर अकाउंट के अंदर जो एंट्री है ये 30,000 की, ये शो कर रही है कि इसका मैचिंग डेबिट या क्रेडिट किधर गया, इसका मैचिंग क्रेडिट इस अकाउंट में गया, इसका जो मैचिंग डेबिट है, क्रेडिट ये हुआ, डेबिट कहाँ गया, वो बैंक अकाउंट में गया। आगे चलें। इसी तरह उसने इन तमाम ट्रांजैक्शन को, ये देखें पहले हमने क्या किया, लोन लिया, ये जर्नल उसे चाहिए था पूरा इकट्ठा बनाता, बच्चों को सिखाता, और फिर जर्नल में से पोस्टिंग करना यहाँ सिखाता। बहरहाल उसने ये एक ये एंट्री की, इसको फिर पोस्ट किया, बैंक फिर डेबिट हुआ 40,000 से, हर इंडिविजुअल एंट्री की वो पोस्टिंग कर रहा है, ये बैंक डेबिट हो गया 40,000 से। ठीक है, पहले 30,000 पहले आ रहा है, पीछे जाओ, 30,000 ये आ रहा था। ठीक है, और एक आगे जाओ, एक एंट्री ये पहले वाली आ रही है, ये एक नई एंट्री आ गई। ठीक है, और क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट उसने कहा कि जी जब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये बैंक क्रेडिट हुआ 40,000 से, वजह क्या है, वजह वैन है। ठीक है, इसी तरह लोन अकाउंट बना, लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने क्रेडिट कर दिया, किस वजह से हो रहा है, सेकंड फैक्ट क्या है, बैंक, ये बैंक लिख दिया। इसी तरह वैन, वैन डेबिट हो रही है, ये देखें ये डेबिट कर दिया, किस वजह से, बैंक की वजह से, ये मैंने बैंक को। तो ये वही एंट्रीज हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो मजीद किसी के कोई कमी कमी रह गई हो तो अब वो क्या करता जा रहा है, हर एंट्री को लेजर में शो कर रहा है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, अब ये स्टॉल खरीद लिया तो ये स्टॉल बैंक में से पैसे निकले हैं, बैंक क्रेडिट हुआ है, वजह क्या है, वजह स्टॉल है, तो लिख दिया आगे स्टॉल का अकाउंट, आगे आगे चले, ये सब अकाउंट आपने बनाया, आगे चले, ये सब आपने बना दिया। फिर पीछे जाना जरा, नोट ऑन परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ये जरा पढ़ने की बात है। नोटिस दैट इन दिस चैप्टर अ बुक कीपिंग सिस्टम देयर इज नो सेपरेट अकाउंट फॉर इन्वेंट्री। कहता है जी इन्वेंट्री का हम अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, बल्कि वो परचेजेस के अंदर ही शामिल होंगी। परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स फॉर रीसेल आर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, परचेजेस नॉर्मली एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, लेकिन उसमें से जो चीजें बच जाती हैं वो हमारा इन्वेंट्री एसेट बन जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री इज इग्नोर्ड अंटिल सच टाइम एज व्हेन द बिजनेस विशेस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। कहता है इन्वेंट्री को उस वक्त तक इग्नोर किया जाता है
ता वक्त के बिजनेस प्रॉफिट निकालना चाहता है। हाँ, जिस वक्त बिजनेस प्रॉफिट निकालना चाहता है फिर हम सारी परचेज को एक्सपेंस नहीं लेते। जो परचेजेस हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई होती हैं उनको हम परचेजेस से निकाल के एसेट बना लेते हैं इन्वेंट्री, लिहाजा बाकी परचेजेस हमारा एक्सपेंस हो जाती हैं। दिस वैल्यू इज, वो कहता है जी क्या किया जाता है, व्हेन इट इज काउंटेड एंड वैल्यूड, दिस वैल्यू इज देन यूज्ड इन ए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फिगर। दिस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड अ लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। ठीक है, वो कहता है ये इन्वेंट्री का इफेक्ट जो है मैंने आपको कल डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था। क्लोजिंग स्टॉक आया था ना, मैंने नीचे लिखा था, तो वो फिर हमने क्या किया था, परचेजेस में से माइनस किया था कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो यहाँ पर वो कह रहा है हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं भी ये बात भी आपको बता चुका हूँ। आगे चलें, ये आगे उसकी ट्रांजैक्शन है, उसने सप्लायर को पे किया है, पेड पेएबल टू बैंक। ये देखें जर्नल उसने सारा इकट्ठा बनाने के बजाय हर एक एंट्री लिख रहा है और फिर उसकी यहाँ पर वो पोस्टिंग कर रहा है। आगे चलें, ये देखें ये अगली एंट्री है, बैंक टू सेल। ठीक है, बैंक डेबिट हुआ ये 12,000 से, वजह क्या है, सेल। और सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ 12,000 से, वजह क्या है, बैंक। आगे चलें, एंड सो ऑन, 7 8 9 ये सब ट्रांजैक्शन उसने करते 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 क्या हुआ। आगे चलें जी, सबसे आखिर में चले, ये देखें। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन 12 आ गई। अब ये देखें ये बैंक अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। ये वही बैंक अकाउंट है जो आपके पास बना हुआ होगा, ये वही परचेज अकाउंट है, ये वही ड्राइंग अकाउंट है। आगे चलो भाई, बस जी, पीछे ये आ गया। तो हमने जर्नल से, जर्नल इसने अलग-अलग एंट्रीज बनाई हैं, इकट्ठा नहीं बनाया, लेकिन लॉजिक पीछे क्या है, लॉजिक यही है कि जर्नल एंट्रीज को देख देख के हम लेजर बनाते हैं। आगे चलें जी, उसके बाद क्या आ गया जी, अकाउंट बैलेंस एंड दी ट्रायल बैलेंस। ये जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है ना, एक तो कल अप्रोच डिस्कस की सब डिवीजन ऑफ जर्नल वाली, एक उससे पहले वाली जो हम अप्रोच क्लोज कर चुके हैं जर्नल वाली। तो ये बेसिकली बुक के अंदर उसका एक रिवीजन चैप्टर जो है वो चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया, लिहाजा ये अब आपको रिवीजन ही लग रही होगी। क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट एंड ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस, ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हमने आपको सिखाया। उसने लिखा है टोटल डेबिट एंट्रीज इन अकाउंट एक्सीज टोटल क्रेडिट एंट्री, इट विल बी द डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। मैंने क्या कहा था, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इज डेबिट बैलेंस। लिखा क्रेडिट साइड पर जाएगा, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी, डेबिट बैलेंस होगी। इसी तरह if total credit entries in account are exceeds the total debit entries, credit balance on the account, तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ये देखें, अगर ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये वाली एंट्रीज बढ़ जाती हैं इन एंट्री से, तो ये जो बैलेंस होगा ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, लेकिन लिखा किधर जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा। When balancing on the account is established at the end of the period, the process is described as closing of the accounts. इस प्रोसेस को बैलेंसिंग या क्लोजिंग ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ, या बैलेंसिंग या क्लोजिंग ऑफ बैलेंस भी कहते हैं। थ्रू द सेम प्रोसेस इज यूज व्हेन एवर बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड। कहता है जब भी कभी हमने किसी अकाउंट का बैलेंस निकालना हो तो ये प्रोसेस होगा। द फिगर आइडेंटिफाइड इन दिस वे इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंसेस, और जो फिगर निकलेंगे उन्हें हम क्लोजिंग बैलेंसेस कहेंगे। Balances on expense account and income account are transferred to the statement of comprehensive income. There might be some accruals and prepayments on expenses account. These are explained in later. ठीक है, वो बात की बात है कि जी कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो हो तो गए हैं लेकिन आपने अभी पे नहीं किए, वो आगे जाके चैप्टर आएगा वहाँ डिस्कस करेंगे। Balances on the asset liability and capital account are carried forward. एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस होते हैं, ठीक है, याद है हमने लिखा था टू क्लोजिंग बैलेंस बाय अपना बाय क्लोजिंग बैलेंस, तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। आगे चलो, ये देखें क्लोजिंग, अब उसने इसको क्लोज ऑफ करना है, वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। कहता है जी पहले स्टेप में आप इन दोनों साइडों का टोटल लगा के देखें। अगला स्टेप कहता है जी बड़ा टोटल दोनों साइडों पर लिख दें, लिख दिया, ठीक है। और क्या करें तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में उसने कहा जी इस टोटल में से ये सारा कुछ माइनस कर दें, जिस जो 75,000 बनता है तो ये बैलेंस आ जाएगा। इस तरह क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर आ गई। आगे चलो जी, ये मेरे पास लेजर का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब आखिरी स्टेप के अंदर अगले साल इस दफा जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको कैरी डाउन के बजाय क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, ठीक है। इसको ब्रॉड डाउन के बजाय ओपनिंग बैलेंस लिख लें, ठीक है। अब ये 15,000 जो है इस दफा तो ये इस साइड पर लिखा जा रहा है,
लेकिन अगला साल जब आएगा तो ये नुमाइंदगी 15,000 किस साइड की कर रहा है, ये इस साइड की अमाउंट, यानी डेबिट साइड बड़ी है 15,000 रुपए से क्रेडिट साइड से, तो इस बैलेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। तो अगले साल जब ओपनिंग उठाएंगे तो जो इसकी नेचर है उधर उठाएंगे। क्लोजिंग अपने नेचर के उलट लिखा जाएगा। ये देखिए क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर लिखा जा रहा है लेकिन है ये डेबिट बैलेंस, लेकिन ओपनिंग जो उसकी नेचर है उसी साइड पर लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे चलो, ये देखें, ये अब उसने पूरा एक लेजर जो है बैंक का बना के बताया, आप लोगों ने भी यही बताया, आप लोगों ने भी यही बैलेंस निकाला, सिर्फ उसने एडिशनल क्या किया कि अगले साल ये भी बता दिया कि इसको ओपनिंग इस साइड पर उठाना है। आगे चले जी, ये देखें बाकी अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, सारे अकाउंट उसने अब बैलेंस कर दिए हैं। आगे चले, ये देखें सब बैलेंस हुए, सब ये आप सारे बना चुके हैं, सब बना चुके हैं। आगे चले, आगे चले, आगे चले। अब आगे बात ट्रायल बैलेंस की, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बल्कि बना चुके हैं 2 सवालों के। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंस, तमाम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट होती है ये। A trial balance can be extracted from general ledger simply by listing the balance on every account, ठीक है। कहता है ये बैलेंस कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, जनरल लेजर सिंपली बाय लिस्टिंग द बैलेंसेस ऑन एवरी अकाउंट, जो हर अकाउंट का बैलेंस होता है उसकी एक लिस्ट बना के ट्रायल बैलेंस बन जाता है। The normal method of presentation is to present the balances in 2 columns, one debit balance and, हमने यही ट्रायल बनाया था ना ऐसे, ये इधर डेबिट बैलेंसेस आगे थे, इधर क्रेडिट बैलेंस, तो वो कहता है यही नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस विल बी एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो ये एसेट के बैलेंसेस हैं या वो एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हैं, और जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो या लायबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं या वो इनकम्स के बैलेंसेस होते हैं और या वो इक्विटी के बैलेंसेस होते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है जी, कहता है ट्रायल बैलेंस हैज टू मेन पर्पसेस, क्या पर्पसेस है जी, इट इज अ स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव प्रोड्यूस करने के लिए ट्रायल बैलेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो क्या है, वो कैसे, कि उससे मुझे पता चलता है सेल कितनी है, परचेज कितनी है, टोटल पता चल जाते हैं, ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जनरल लेजर and various year end adjustment are then made to the accounts, ये जो हमारे लेजर बता रहे होते हैं उनसे हम बैलेंस निकाल लेते हैं और फिर ईयर एंड के ऊपर जाके हम उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो करने वाली होती हैं, जो जिनके बगैर ही हमने लेजर बैलेंस कर दिए, वो एडजस्टमेंट फिर हम ट्रायल में डालते हैं। When the year end adjustment have been made, a statement of comprehensive income and then statement, और फिर पहले ट्रायल बैलेंस, फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। आगे चलो जी, दूसरा पर्पस क्या है, पहला पर्पस क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रायल बैलेंस होता है। दूसरा पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज टू चेक एरर इन द अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने आपको कल बताया था कि कम से कम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो मुझे कंफर्म हो जाती है कि जो जमा तफरीक में ये अकाउंट जो है ये पूरा है और हमने जमा तफरीक के अंदर कम से कम हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस जो है जब हमने बनाया तो ये बराबर आया। बराबर इसलिए आया कि एक अकाउंट किसी जगह डेबिट हो रहा है तो कोई अकाउंट किसी जगह क्रेडिट हो रहा है, वो इक्वल इफेक्ट दे रहा होता है, ठीक है। लिहाजा हर वक्त ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर रहता है, अगर गलती नहीं है तो, अगर गलती है तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, जिससे हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, हैविंग आइडेंटिफाइड दैट एन एरर, more than one error must exist, the task of the bookkeeper is to find the cause, और कहता है जी अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो इसका मतलब है कोई गलती हुई है, और गलती कहाँ हुई है, बुक कीपिंग करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए। लिहाजा जो आपका अकाउंटेंट होता है, बुक कीपर होता है, उसका टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ढूंढता है फिर, मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, फर्ज करें यहाँ ये बनाते हैं, इधर डेबिट बैलेंसेस, इधर ये सारे हमने लिखे, इनको जब मैंने बैलेंस किया तो ये टोटल बड़ा आ रहा था, ये टोटल कम आ रहा था। अब जैसे ही ऐसा होगा, अकाउंटेंट का जो टास्क है, आस्क है, वो बढ़ जाएगा कि अकाउंटेंट ने अब क्या करना है, अकाउंटेंट ने अब ये टैली करके देना है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, उससे दोबारा सारी एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी।
The normal method of presentation is to present the trial balance in two columns, one for debit, one for credit. Debit balances are asset and expense, repeat हो रही है बात. Credit balances are, ये भी repeat हो रही है. आगे चले, ये देखें, ये अब्बास वाले क्वेश्चन का ही ट्रायल बैलेंस बना हुआ है. अब जिन बच्चों ने बनाया हुआ है वो इसके साथ वो टैली कर सकते हैं. ठीक है, सारा काम वही हुआ है. जर्नल पूरा मुकम्मल नहीं नजर आ रहा, लेकिन जर्नल बना हुआ है, फिर लेजर बने हुए हैं, और फिर उनको बैलेंस करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है. आगे चलें. लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. कहता है जी हमने ये कह दिया कि ये ट्रायल बैलेंस जो है वो इस बात का टूल है कि जी सॉरी, कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जज कर सकते हैं अगर वो टैली है. लिमिटेशंस का मतलब ये है, वो कहता है कि ट्रायल टैली भी हो तो मुमकिन है गलती फिर भी मौजूद हो. किस वजह से? कहता है एरर ऑफ ओमिशन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल. हम कोई एंट्री करना सिरे से भूल ही जाएंगे. ठीक है, ना मैंने उसका डेबिट किया ना मैंने क्रेडिट किया, क्या ट्रायल आउट होगा? नहीं आउट होगा, क्योंकि दोनों, मैंने ना डेबिट इफेक्ट लिया ना क्रेडिट इफेक्ट. हाँ, इनमें से एक इफेक्ट ले लेता और एक छोड़ देता, फिर हमारा ट्रायल जो है वो आउट हो जाना था. एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब होता है, ये आगे जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या है. कंपनसेटिंग एरर ये क्या है. इनकरेक्ट अकाउंट्स इन द ओरिजिनल बुक्स, पोस्ट टू रॉन्ग अकाउंट. कहता है जी ये वो लिमिटेशन है कि जिनकी मौजूदगी में गलती होगी ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ट्रायल बैलेंस ये वाली गलतियां नहीं पकड़ सके, क्योंकि उसका ट्रायल टैली है, डेबिट साइड ट्रायल टैली है, जो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो आपको पता है. कोई एंट्री अगर आपने गलत किताबें लिख दी हैं तो उसका आपको पता है, और फिर ये सब सारा कुछ होगा तो आप रुक जाएंगे, आप रॉन्ग पोस्टिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो ये जो है एरर ऑफ ओमिशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपोजिटिंग एरर, कहता है जी ये गलतियां फिर भी रह सकती हैं ट्रायल टैली होने के बावजूद. आगे चलें. अच्छा, अब ये वाली जो एरर हैं इनको हम अलहदा से एक्सप्लेन करेंगे जिस वक्त हम एरर्स का चैप्टर पढ़ेंगे. मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है मैं कोई एंट्री ही करना भूल गया, इससे भी ट्रायल आउट नहीं होता. ठीक है, मसलन एक मैंने एंट्री करनी थी कि एक्सपेंस टू कैश, पेट्रोल खरीदा था. अब मैं सिरे से एंट्री करना ही भूल गया. अब क्या होगा, जब मैं एंट्री करना भूल गया, ना मैंने डेबिट किया ना मैंने क्रेडिट किया, ना मैंने डेबिट किया ना मैंने, लिहाजा ट्रायल तो टैली रहेगा. ट्रायल ने उस वक्त आउट होना है जब आपकी की हुई एंट्री का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं होगा. एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल मे बी कमिटेड if any debit or credit wrong account due to our ignorance. गलत अकाउंट को डेबिट क्रेडिट चला गया, ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल. लाइक रिपेयर करवाई है बिल्डिंग के अंदर, आपने बिल्डिंग में ऐड कर दिया उसको. रिपेयर तो बिल्डिंग में ऐड नहीं होगी, रिपेयर तो एक्सपेंस है और बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है. लिहाजा फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बिल्डिंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बट इफ अकाउंट डेबिट्स परचेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, तो ये गलत काम हो जाएगा. कि उसने कहा यार चीज खरीदी ही है, तो जब परचेज करते हैं तो उसे भी तो डेबिट करते हैं, तो इसे भी डेबिट नहीं. भाई ऐसा नहीं है, ये परचेजेस अकाउंट सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स के लिए यूज होता है. जब आप एसेट खरीदते हैं तो उसका जो अकाउंट है वो परचेज अकाउंट नहीं है. इस तरह इनकरेक्ट अकाउंट एंड ओरिजिनल बुक, कि मैं ओरिजिनल बुक्स के अंदर अकाउंट ही मैं इनकरेक्ट मैंने रखा हुआ है, या इनकरेक्ट अकाउंट के जरिए वो हम मेंटेन कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, तब भी ये जो एरर है ये आइडेंटिफाई नहीं होगी. इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक, in the in the name of the wrong account is used, the journal or subsidiary books trial balance will not be able to detect it. तो ट्रायल मैंने सैलरी को डेबिट करना है, मैं सैलरी की बजाय स्टेशनरी को डेबिट कर दूंगा, तो ट्रायल तो नहीं आउट हुआ, क्योंकि जो अकाउंट डेबिट होना था वही डेबिट हुआ है और उतनी अमाउंट से ही हुआ है. लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे, दिस मिस्टेक विल नॉट अफेक्ट द बैलेंस बिकॉज, ठीक है कहता है ये इफेक्ट नहीं करेगा. दो instead of uh, instead of Fahim's account in the same way, according
In the same way, debiting and crediting wrong personal accounts cannot be detected by trial balance. कि आपने मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट करना था, आपने मिस्टर बी को कर दिया, इसकी डिडक्शन जो है वो ट्रायल बैलेंस से नहीं, क्योंकि ट्रायल आउट ही नहीं होगा। आपने मिस्टर सी को क्रेडिट करना था, आपने मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया, फिर भी ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। मैंने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, ठीक है, मतलब डेबिट मैंने करना था रिपेयर को, मैंने मशीनरी को कर दिया, उससे भी ट्रायल आउट नहीं होगा। ओके, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस, ईयर एंड एडजस्टमेंट। कहते हैं जब हम अकाउंट बनाएंगे तो साल के आखिर पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो हमने अभी पे करने हैं, हम उसका बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पे करने, उन्हें हम अक्रूवल्स कहते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हमने एडवांस में दे दिए, ठीक है, हमने अभी उससे फायदा लेना है, उन्हें हम प्री पेमेंट्स कहते हैं। डेप्रिसिएशन चूंकि कैश एक्सपेंस नहीं, अक्सर इग्नोर हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। बैड एंड आउटफुल डेट्स, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कि इन्वेंट्री के ऊपर भी, इनके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलें। When the year end adjustment have been made, a statement of comprehensive income and then a statement of financial position can be prepared using the adjusted balances. This session will now use the trial balance of a BAS to illustrate the preparation of the set from trial balance. हम भाई ये भी बना चुके हैं, ये ज्यादा स्मार्ट ना बने, हम ये ट्रायल बैलेंस सेट ऑफ अकाउंट बना चुके हैं हमें समझाने के लिए। Sorry. A useful step is to identify different types of balances. This will become automatic for very quickly कि जी हम उसको चेक कर सकते हैं कोई बैलेंस सिलेक्ट करके। आगे जाए, लें जी, वो पूछ रहा है कि भाई ये क्या है, बैंक क्या है, एसेट है, कैपिटल क्या है, इक्विटी है, लोन क्या है, लायबिलिटी है, 40,000 क्या है, एसेट है, स्टॉल क्या है, एसेट है, और फिर परचेजेस क्या हैं, परचेज हमारा एसेट है जब तक बिकती नहीं है, या एक्सपेंस है अगर बिक जाती हैं तो। ओके, देन ट्रेड पेएबल, ये देखें क्रेडिट है, ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल एसेट है तो हमारा है, लायबिलिटी है तो पार्टी की है, ठीक है, एंड देन सेल्स, ये 21,000 इसकी है, और ये 6,000 इसकी, इसका एक्सपेंस है, ड्राइंग है, ठीक है। लेकिन हम जब सेल करेंगे तो हम अपनी सेल अल्टीमेटली ये अमाउंट रखेंगे जो कि 21,000 है। ये 21,000 की जो अमाउंट है ये हमारी वो अमाउंट है जो कि सेल हुई है, इनकम हुई है, तो ये हमारी इनकम होगी। और ड्राइंग जो है इन्होंने, चूंकि ये हमारा एसेट होता है लेकिन इन्होंने इक्विटी में से माइनस होना है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इक्विटी। तो ये मैं आप चीजें सारी आपको बता चुका हूँ। आपको याद है मैंने ट्रायल बैलेंस के आगे लिखा था कि बैंक एसेट है, कैपिटल, इक्विटी एंड सो ऑन, ठीक है जी। आगे ट्रायल टैली किया हुआ है, आपका ट्रायल भी टैली था। नेक्स्ट, ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग भी मैंने आपको समझाई। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी। आगे चलें। ओके, ये देखें, ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, मैंने भी बनाई। ये सेल आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, परचेजेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल, और ये ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ कोई खर्चा नहीं लिखा हुआ, अगर एक दो खर्चे होंगे वो माइनस करके यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। देखिए नॉन करंट एसेट है, वैन और स्टॉल है, ये नॉन करंट एसेट का ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये करंट एसेट है, ये इनका ब्लॉक बन गया, इसका टोटल ये आ गया, इन दोनों को टोटल किया, ये ग्रैंड टोटल आ गया, ये टोटल एसेट। इक्विटी इधर आ गई 30,000, इसमें प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, ड्राइंग हमने माइनस कर दी, ये नेट इक्विटी बची। और ये करंट लायबिलिटी, ये लोन आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी कि जी लंबे अरसे का लोन है, और करंट लायबिलिटी पेएबल आ गया, और इन तीनों को फिर जमा किया तो 65,500 वैसे ही आ गया जैसे ही। तो इस तरह ये पूरे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इस सबास वाले इलस्ट्रेशन के ऊपर उसने आपको अप्लाई करके बताया हुआ। नेक्स्ट, लो जी, दी जर्नल, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि जी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि पहले बताना चाहिए था वो अब बताने लगा है। द जर्नल फॉर शॉर्ट, ये एक्चुअली जर्नल होता है कि हर तरह का जर्नल यही होता है, लेकिन
शॉर्ट फॉर्म में इसे सिर्फ जर्नल भी कहते हैं। इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब यहाँ पर आके बात ये शुरू हो जाती है, ये जो लिखा हुआ है ना, इन एनी अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब यहाँ से जो ऑनवर्ड वो आपको लेके चलता है, वो लेके चलता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल के साथ। वो कहता है कि ये जो जर्नल वो वाला जर्नल है जिसमें वो एंट्रीज आती हैं जो और किसी किताब में नहीं आती। इसका मतलब क्या है, वो कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, तो बहरहाल कहता है कि जी वो जो प्रॉपर जर्नल बचेगा उसे हम जर्नल या इसे प्रॉपर जर्नल भी कहते हैं। द जर्नल माइट बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। यानी ये जर्नल किस लिए यूज होता है, कि रिकॉर्ड होता है कि प्राइम एंट्रीज की जब हम पोस्टिंग करते हैं तो हमारे पास पीछे एक रिकॉर्ड होता है। करेक्शन ऑफ एरर, गलतियों को सही करने के लिए, ईरान की एडजस्टमेंट डालने के लिए, और एनी अदर या कोई और एडजस्टमेंट करने के लिए हम ये जर्नल जो है उसे यूज करते हैं। आगे चलो जी। द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये वही अब फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने, तो भाई ऐसे बनाया था, ये देखिए ऐसे किया था। ये क्या था, डेट थी, ये पर्टिकुलर थे, ये लेजर फॉलियो था, ये डेबिट रुपीज थे, और ये क्रेडिट, तो ये उसका फॉर्मेट उसने बनाया हुआ। आगे चले, अब्बास वाला क्वेश्चन आ गया, आगे चले। अब इसका उसने प्रॉपर जर्नल बनाया हुआ, सारे क्वेश्चन का ही जर्नल बनाया हुआ। ठीक है, तो ये उसने, लेकिन ये भी पूरी फॉर्मेटिंग नहीं की हुई। आपको चाहिए कि इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके जैसे मैंने बनवाया उस तरह से बनाए, तो ये भी हम बना चुके हैं। आगे चलें, ये देखें वही सारी ट्रांजेक्शन। लो जी, उसके बाद हम आ गए जनरल लेजर्स के ऊपर। वो जो बात पहले डेबिट क्रेडिट सिखाने के लिए उसने लेजर बनाए हुए थे, ठीक है, वो क्या थे, वो इसलिए बनाए गए थे कि जी आपको डेबिट क्रेडिट सिखाया जाए। अब बकायदा वो कह रहा है कि जनरल लेजर जो है, the general ledger is a document which contain all of the individual accounts which are used to record the double entry of a business। कि डबल एंट्री के अंदर जो अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं वो अकाउंट का रिकॉर्ड जो है वो कंटेन करता है कौन सा, जनरल लेजर। ये जो हमने सारे लेजर बनाए थे, इनको जब हम एक बुक में बना देंगे तो उस बुक को हम जनरल लेजर कहेंगे। जनरल लेजर एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे लेजर्स हैं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ दीज कोड्स इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। कहता है हर चार्ट ऑफ अकाउंट, याद है शुरू में पढ़ा मैंने आपको, पहले चैप्टर में पढ़ाया, हर अकाउंट का एक कोड नंबर लग जाएगा, तो वो एक लिस्ट बन जाएगी कोड नंबरों की जिसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट कहेंगे। आगे चलें, ये देखें, ये ईयर एंड एक्सरसाइज है। अब इसके ऊपर जो है ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ईयर एंड एक्सरसाइज का क्या मतलब है, और फिर आगे जाके इसकी प्रैक्टिस भी आएगी और इसको चलेंगे। आपका मेजर होमवर्क यही है कि आपने जितना मैंने आज ये थ्योरी गो थ्रू किया, ये किस्म की रिवीजन है आप लोग, क्योंकि मैं ये एंट्री शेंट्री तो खा पी गया हूँ बहुत पहले का। हमने ट्रायल बैलेंस बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ली है, लेकिन आपने बहरहाल यहाँ से एक एक दफ़ा पढ़ना है, ताकि अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसे शेयर कर सकें, वरना फिर हम इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर कल नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह। हाँ जी, जी एमन। सर वो आपकी वॉइस बहुत लो हो गई थी, मैं लोअर एंड करने लगी थी, अब आपने तो लेक्चर खत्म कर दिया। मैं चलें, चल ठीक है, ठीक है। और जी, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद। जी सर, मेरा भी सर यही प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा सर लो आ रही, बिल्कुल बहुत कम समझ आता है सर। अच्छा, आज अभी ऐसे आखिर में हुआ है, शुरू में तो बच्चों ने कहा था आवाज ठीक आ रही थी। सर आवाज, वो आप आवाज अपना पहले तो बिल्कुल ही नहीं। आप अपना माइक चेक करें, क्योंकि इधर मेरे पास साथ टेस्टिंग भी हो रही होती है ना, तो वो तो मुझे ओके कर रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। बहरहाल नेक्स्ट सर टाइम, नहीं, हाँ ये बड़ी साफ आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है, ऑन किया हुआ होता है हमने, तो हेडफोन वगैरह का मसला होगा, वो चेक कर लें। बहरहाल आप सही आ रही है? सर आ सही रही है लेकिन बहुत लो आ रही है, इनके थोड़ी आ रही है। आज सही कोई रही है लेकिन बहुत लो आ रही है। अच्छा सर भाई, कोई भी बच्चा बोलता है तो वो बहुत ऊंची आती है आवाज, तो सही आती है बिल्कुल। भाई वो बच्चा है, मैं बच्चों का रूहानी अब्बा हूँ, मैंने अपने हिसाब से बोलना है, बच्चों ने अपने हिसाब से बोलना है, क्या ख्याल है? ठीक है जी, जी कोशिश सर। करेंगे, रोला डालेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़े रोजे रह गए हैं, इस वक्त बैटरी भी आपको पता है जरा लो हुई हुई होती है, बिल्कुल एंड पे पहुंचे हुए होते हैं। कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह और जरा ठीक है सर। ऊंची आवाज में पढ़ लेंगे। और जी,
बहरहाल आपका मेन काम आज रीडिंग करना है, रीडिंग कर लेंगे, मेंटली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ यार चैप्टर नंबर 4 में तो वही सारा कुछ है जो सर ने हमें पढ़ा दिया हुआ है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है सारा कुछ, सर ने प्रैक्टिकली समझा समझा के बता दिया। ठीक है जी, अल्लाह मियां आपको अपनी ज़मान में रखे, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे।